प्यारे छात्रों, बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका जो प्रथम अंश है, पहला जो भाग है, उसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार कथा की शुरुआत होती है और लैला सिंह अपनी सूबेदारनी जो आगे चल करके बनती है, उन दोनों के बीच में किस प्रकार निश्चल प्रेम का उदय होता है, उनका परिचय होता है। आज हम लोग इससे आगे जो दूसरा भाग है इस कहानी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, कहानी की चर्चा शुरू करते हैं। भाग 2। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। इस कहानी की जो कथा वस्तु है वो दूसरे विश्व युद्ध की है और पहले भाग में कथा वस्तु की शुरुआत जो होती है, कहानी की शुरुआत होती है वो अमृतसर से होती है और इसमें हम सीधे फ्रांस चले जाते हैं, यूरोप में। तो हमारे यहाँ से जो सैनिक टुकड़ी लड़ने गई थी उनका वार्तालाप है यहाँ पर। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा है और मई और बर्फ ऊपर से। मई यानी बारिश, जाड़ा यानी ठंड, सर्दी। लुधियाना पंजाब का शहर है जहाँ का ये सैनिक रहने वाला है जो चर्चा कर रहा है। पिडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये उस सैनिक का कथन है जो इस परिस्थिति से पूर्णतया असंतुष्ट है और जिन परिस्थितियों में ये लड़ रहा है उस वातावरण का जिक्र किया है इसमें। लैला सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिताई दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ यानी सैनिक इनको रिलीव करने के लिए दूसरे आ जाएंगे, इनको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खा करके सो रहेंगे। झटका करेंगे यानी पशु की बलि देंगे और उसका मांस खाएंगे और फिर पेट भर के आराम से सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इसका जवाब देता है लैला सिंह जो इसका कथानायक है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन यानी बंदूक को लेकर के यहाँ से मार्च आगे बढ़ने का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। दरबार साहब यानी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, कि मुझे वहाँ मत्था टेकना नसीब ना हो। अगर मुझे ऐसा अवसर मिले कि हाथ में बंदूक और मार्च का हुक्म हो तो मैं कम से कम अकेला ही 7 जर्मनों को मार के आऊँगा। पाजी कहीं के, पाजी यानी दुष्ट कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान किया, नहीं तो यानी कि उसी दिन उनको समाप्त कर देते।
नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हैं। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नाई के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जर रहे हैं। चंबे के बावलियों के से यानी जैसे निरंतर झरना बह रहा हो। खंदक खोदी हुई है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, निरंतर वर्षा हो रही है, तो चू चू के टप टप के पानी गिरता है, उसकी ओर इशारा किया है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी एक बार हुक्म मिल जाए लड़ाई का, प्रत्येक सामने सामने लड़ने का, तो कुछ शरीर में जान आ जाए। बैठे बैठे तो अकड़ रहे हैं। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, उधम सिंह को कहा है। वजीरा, तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। तुसी यानी तुम, एक वजीरा सिंह, तुम उठो और 4 बाल्टियां लेकर के जो खाई में पानी घुस गया उसको बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। महासिंह को आदेश दिया कि तुम खाई पर जो मुख्य गेट पर पहरा दे रहे उनको बदल दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक यानी मजाकिया पात्र, जो हंसी मजाक करता है। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। यार मैं पंडित बन गया हूँ, लो ये जर्मन के बादशाह का तर्पण कर रहे हैं। ऐसी मजाक करते हुए, हंसी करते हुए उसने बाल्टी भर भर के पानी बाहर फेंकना शुरू किया। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी की बादल फट गए। जो उदासी का माहौल था, थोड़ी देर पहले थोड़ा निराशा का भाव था कि पता नहीं कब इससे मुक्ति मिलेगी, कब हम लड़ेंगे खुल करके, कब हमारी आगे बढ़ने का आदेश आएगा, तो बदल गया सब कुछ। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यानी लैना सिंह ने कहा उससे, वजीरा सिंह को, कि ले ये बाल्टी भर भर के पार पानी डाल और ये सोचते हुए पानी बाहर फेंक कि तुम अपने खेत की बाड़ी में पानी डाल रहा है, खेत की बाड़ी को पानी दे रहा है, उसमें खरबूजे बोए हुए हैं। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। यानी थोड़ी ज़मीन मांग लूँगा। घुमाव नाप के लिए शब्द आया है, ज़मीन का जो माप होता है उसके लिए। तो मैं सरकार से 10 घुमाव मांग लूँगा और यहीं फलों के बूटे लगाऊँगा। लड़ाई ख़त्म होने के बाद मैं तो वापस नहीं जाऊँगा। ये बात वजीरा सिंह बोलता है। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या भाई दूध पिलाने वाले फिरंगी मेम? लैना सिंह मजाक करता है कि भाई अपनी पत्नी को भी यहाँ बुलाओगे, या जो दूध पिलाती है वो फिरंगी यानी गोरी मेम जो है फ्रांस की, उसको यहाँ रखोगे? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। बोले चुप कर भाई, मैं उसको क्यों रखूँगा, यहाँ वालों में तो शर्म होती नहीं है, बहुत खुलापन होता है, हमारी कल्चर अलग है। ये इस डायलॉग में, इस संवाद में ऐसा करना चाहता है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वे सिगरेट देने में हट करती है, होंठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कोई ऐसा पात्र है, यानी फ्रांस की कोई ऐसी स्त्री है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र हो रहा है। उसके बारे में वजीरा सिंह कह रहा है लैना सिंह से कि भाई वो कोरी मेम तो ये तक भी नहीं समझती कि जो सरदार होते हैं, सिख होते हैं, वो तंबाकू नहीं पीते, तंबाकू वर्जित होता है पूर्णतया, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीने का आग्रह करती है मुझसे, मेरे होठों से ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करती है। और जब मैं पीछे हटता हूँ, क्योंकि धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाए सिगरेट मेरे होंठ के लगने से, तो वो ये समझती है कि ये राजा लोग आए हैं हमें बचाने के लिए जर्मनों से, ये कहीं नाराज़ नहीं हो जाए।
पता नहीं अब मेरे देश के लिए ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुमने मांदे पड़ जाना। जड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरबे नहीं मिला करते। मुरबे ज़मीन का माप है कि भाई अगर मर गए ना हम लोग इसी में, तो जीतेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे, और ज़िंदा नहीं रहेंगे तो यहाँ ज़मीन लेकर के बसने का जो सपना पाला वो कैसे पूरा होगा। मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम का पेड़ की छाया होगी। ये वो सैनिक सपना देखता है कि नहीं, ऐसे मेरी मौत नहीं होगी। यहाँ इस युद्ध से हम जिंदा बच करके जीत करके घर जाएंगे और जो अपना घर है वहाँ बिल्कुल अपने भाई की गोद में सिर रख करके, जो मैं अपने हाथ से नीम आम का पेड़ लगा के आया हूँ, उसकी पेड़ की छाया में लेटा हुआ होऊंगा, तब मेरे प्राण निकलेंगे। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही कर रहे हों। अब आगे कहानी का जो तीसरा भाग है उसमें फिर दृश्य बदलता है। घटनाक्रम वहीं का है। दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है, लंबा कोट जो ठंड से बचाता है। बोधा सिंह बीमार है, सूबेदार का लड़का है, ये फौज में है और बीमार हो गया है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहता है दर्द से। क्यों बोधा भाई, क्या है? वो कहता, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी यानी कंपी छूट रही है, ठंड लग रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हो, ये कहना चाहता है। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुन करके भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। विलायत यानी इंग्लैंड से, क्यों अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए हैं ये सैनिक। यूं कहकर लहना अपना कोट जर्सी उतारने लगा। तो बोधा सिंह बोलता है, सच कहते हो? लहना सिंह ने जवाब दिया, और नहीं क्या झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, उसके पास कोई दूसरी जर्सी नहीं थी, लेकिन वो ये कहानी सुना करके बोधा सिंह को अपनी जर्सी देना चाहता, नहीं तो बोधा सिंह पहनता नहीं। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने
हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जी हुक्म। ये जो अंग्रेज आया है, जिसको लेफ्टिनेंट साहब समझ रहे हैं, सूबेदार हजारा सिंह जी, ये एक्चुअल में जर्मनों का जासूस है और धोखे से ये खंदक खाली करवाता है और उनके धोखे में आकर के ये सब लोग निकल देते हैं वहाँ से। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था कि लड़ाई में हम सबसे आगे जाएं, हमारा नंबर आए। यहाँ खंदक में पड़े पड़े घुट कर के मरने से अच्छा है कि युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हों। इस पर बड़ी बहस हुई। अब आगे क्या कहानी में क्या घटनाक्रम घटित होता है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। इस कोरोना महामारी में बड़ी दिक्कतें पैदा कर दी है, इससे बचना है। अपने आप को भी बचाना है, परिवार समाज को भी बचाना है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप नियमित कर रहे होंगे। इसी के साथ नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।